नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 142 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 में हम भारत अमेरिका के संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 में भारत रूस के संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम भारत और चीन के संबंधों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते वक्त हमें ये चीज़ तो समझ में आई जाती है कि पूरे विश्व में एक देश किस प्रकार से अन्य देशों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कैसे प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई देश अकेला रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसे विभिन्न आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों के समक्ष निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे ही विश्व में जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां होती हैं, इन महाशक्तियों के निर्णय स्वयं को तो ये प्रभावित करते ही करते हैं, बल्कि साथ साथ दूसरे देशों को भी ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में जो चीन है, आज हम देखते हैं वर्तमान न्यूज़पेपर्स की जितनी भी सुर्खियां रहती हैं, न्यूज़ में पर डे में एक ना एक न्यूज़ चीन से रिलेटेड आपको दिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि चीन एक सुपर पावर बनने के कुछ ही कदम दूर है। अगर उसे कोई टक्कर देने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही बचता है। कुछ दिनों में यह भी माना जाता है कि वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही पछाड़ देगा। ऐसे में चाइना जैसे देश अगर सुपर पावर बनते हैं तो पता है क्या होता है, ये पूरे विश्व को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित करने का मादा रखते हैं। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से, चाहे वो सैन्य रूप से हो। एक राजनीति के जितने भी आयाम होते हैं, उन सभी आयामों को ही प्रभावित करने का दम रखते हैं। ऐसे में भारत जैसे देशों की बात की जाए, जिनके पड़ोसी में ही चीन जैसे देश हों, तो भारत जैसे देशों के लिए ये बहुत ज़्यादा सोचनीय मुद्दा बन जाता है, एक गंभीर मुद्दा बन जाता है कि वो ऐसे देशों के साथ कैसी नीतियां बरते हैं। क्योंकि जब हम एक बड़ी महाशक्ति के साथ संबंधों को स्थापित करते हैं तो हमारे सामने ये चुनौती रहती है कि हमारे जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, हमारी संप्रभुता है जो बनी रहे, हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बनी रहे, देश की एकता अखंडता भी दांव पर ना आए, हमारा आत्मसम्मान भी दांव पर ना आए। तो ऐसे में हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, विदेश नीति के जो निर्धारक हैं, इनके सामने ये चुनौती बनी रहती है कि चीन के साथ पड़ोसी संबंधों को कैसे अच्छा रखा जाए। इसके साथ साथ अगर मतभेद होते हैं तो उन मतभेदों को कैसे सुलझाया जाए। तो चलिए इस चैप्टर के माध्यम से देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में भारत और चाइना के संबंध अच्छे हैं और किन किन क्षेत्रों में मतभेद हैं। क्या उन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है? तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रो दिया हुआ है और एक अच्छा खासा इंट्रो दिया हुआ है ये, तो हम इस पर भी नज़र डालेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है, भारत और चीन की बात की जाए तो ये रिलेशनशिप आज की नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी है। दोनों देशों के मध्य 5000 वर्षों से भी अधिक अटूट ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हजारों वर्षों के सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान रहे हैं। ये दोनों देश ही विश्व की विरासत और संस्कृति के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। हिमालय दोनों को विभाजित करता है। इसके साथ साथ दोनों देश भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर चीन और भारत के बीच में विवाद है। कुछ विवाद इस टाइप से है कि चीन ने उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया, जबकि भारत का कहना है वो क्षेत्र उसके हैं। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में कई बार युद्ध भी हुए हैं, जैसे कि 1962 का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था। इसके अलावा वैसे तो कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सैन्य झड़पें समय समय पर होती रही हैं। तो ऐसे में कई बार सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण संबंध रहते हैं। फिर भी आधुनिक संबंधों की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। संबंधों की शुरुआत होती है आज़ादी के बाद। जब भारत आज़ाद होता है उसके 2 साल बाद ही चीन को भी मुक्ति मिलती है 1949 में। तो ऐसे में संबंधों की शुरुआत होती है 1950 से, 1950 से। चीन और भारत की बात की जाए तो दोनों ही सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं और तेजी से बढ़ती हुई महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। जहां दोनों 1950 में लगभग एक जैसे थे, लेकिन समय के पहिए पर चीन ने बहुत जल्दी कदम रखा और वो बहुत तेज गति से विकसित होता चला गया। चीन और भारत की बात की जाए तो कई शताब्दी पूर्व सिल्क रूट के माध्यम से दोनों देशों के संबंध थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से इन दोनों देशों के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अफीम व्यापार में दोनों देशों की भागीदारी थी। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में भारत और चीन के बीच में मित्रता के सहयोग को बढ़ावा दिया गया। हालांकि आगे चलकर नेहरू जी की इस नीति की आलोचना की जाती है और यह माना जाता है इसकी वजह से भारत के आत्मसम्मान को ठेस लगी 1962 में। तिब्बत के मामले में जो दोनों देशों के टकराव थे, नेहरू जी इसी चीज़ से निराश थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत और चीन के संबंध वैसे तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन सीमाओं को लेकर विवाद रहा। 3 सैन्य विवाद हुए, जहां 1962 में इन सैन्य विवादों को लेकर भारत चीन युद्ध भी हुआ। 1967 में चोल की घटना हुई और 1987 में भारतीय चीन झड़प हुई। वर्तमान में भी हमने देखा कि 2019 में किस प्रकार से भारत चाइना के बीच में झड़पें हुई हैं। तो ऐसे समय समय पर जो ये विवाद होते हैं, यही विवाद ही भारतीय चिंता के विषय हैं कि इतने बड़े देश से
कैसे निपटा जाए। हालांकि जब हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत चाइना को टक्कर देने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन कागजी तौर से अलग हटकर अगर वास्तविकता की दुनिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम अर्थव्यवस्था के मामले में और सैन्य मामले में अमेरिका चाइना से कई गुना पीछे हैं। दोनों देशों के बीच जितने भी सीमा विवाद हैं उनका समाधान आज तक नहीं हुआ है और आज भी बड़े पैमाने पर चीनी घुसपैठ जारी है। जून 2012 में चीन ने यह कहा था कि चीन और भारत जो हैं आने वाली सेंचुरी के, आने वाली सदी की सबसे महत्वपूर्ण देश हैं और ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी से ही एशिया एक महान शक्तिशाली द्वीप बन सकता है। तो इस चैप्टर की प्रस्तावना आपको कुल मिलाकर भारत चाइना की रिलेशनशिप की शुरुआत कहाँ से होती है ये बताने की कोशिश कर रही है। आगे चैप्टर में हम भारत की चीन नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत अगर चीन को किस निगाह से देखता है ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो नज़रिया हमने पहले से ही बना लिया है किसी के प्रति, उस नज़रिए में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो भारत की बात किया है तो भारत चीन को एक सत्तावादी देश के रूप में देखता है, एक विरासत वाली देश के रूप में देखता है। उसका ये मानना है कि चीन अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसकी ग्रोथ दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके ना विचार में ही, उसकी सभ्यता में ही क्या है, विस्तार है, साम्राज्यवाद है। वो अन्य देशों पर कंट्रोल करने की उसकी नीति हमेशा से रही है। ऐसे में भारत उसका पड़ोसी देश है तो भारत को चिंता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वो सभी पड़ोसी देशों को अपने कंट्रोल में कर लेगा तो ऐसे में भारत और चीन का आमना सामना अनिवार्य हो जाएगा। तो भारत के विचार में चीन एक मजबूत पड़ोसी देश है और वो एक महाशक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विराजमान है। तिब्बत का जो मुद्दा था, जो कि आगे चैप्टर में बताया भी जाएगा, उसके बाद भारत के जो कड़वे अनुभव रहे हैं उससे भारत के दृष्टिकोण में और भी ज़्यादा बदलाव हो गया है। आज चीन के बारे में जो भारत का दृष्टिकोण है, भारत की जो धारणा है वो ये है कि ये विश्वसनीय भागीदार नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली देश है जिसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इवन जो भारतीय नीति निर्माता हैं उनमें से लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों की ये राय है कि भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए लेकिन सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए तो संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीन पर हम एक तरफा भरोसा नहीं कर सकते। चीन की बात की जाए तो चीन एक मजबूत रूप से सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जो भारत के थिंक टैंक है और जो मीडिया है वो चीन को एक चिंता के रूप में देखते हैं। चीन हमेशा भारतीय समुदाय को एक अवसर के रूप में देखता है। भारत के जितने भी व्यापारिक समुदाय हैं वो भी चीन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का तो मतलब ये है मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे देश दांव पर लग जाए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। चीन वर्तमान में भारत की तुलना में राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तर पर मजबूत है। अगर भारत और चीन की सेना की तुलना करोगे, परमाणु पनडुब्बियों की तुलना करोगे, एटॉमिक अस्त्र शस्त्र की बात करोगे तो चीन कहीं गुना हमसे आगे है, और आर्थिक मामलों में कितना आगे ये कहने की कोई विषय है ही नहीं। इसके अलावा राजनीतिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर और रणनीतिक मोर्चे पर बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारी चिंताएं हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अक्टूबर 1949 में, जहां पर कुमोइनतांग पार्टी के नेतृत्व में अंतिम हार हुई और चीन में माओ गणराज्य का उदय हुआ। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोनों देशों के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन 1962 में मतभेदों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी चर्चा आगे की गई है। तो अब तक की सिर्फ बात इतनी सी है कि भारत चीन के संबंध कोई आज के नहीं है, ये हजारों साल पुराने हैं। लेकिन हम मॉडर्न जो रिलेशनशिप की बात करते हैं, आधुनिक रिश्ते की जो बात करते हैं, वो 1950 से शुरू होता है। शुरुआत में भारत का दृष्टिकोण शांतिवादी होता है, जिसके तहत भारत और चीन पंचशील के समझौते पर साइन भी करते हैं। लेकिन 1960 के बाद इस नज़रिए में बदलाव आता है और वो उस बदलाव के परिणाम स्वरूप आज भारत चीन को पता है किस रूप से देखता है, सिर्फ और सिर्फ एक संदेह की दृष्टि से देखता है कि वो कभी भी अपने हितों के लिए भारत के हितों की कुर्बानी दे सकता है। चलिए जानते हैं तिब्बत का मुद्दा क्या था। तो मुद्दा ये था, देखो, चीन 1949 में माओ की क्रांति के पश्चात आज़ाद होता है और वो तिब्बत को अपना अनिवार्य अंग मानता है। उसका ये मानना था कि तिब्बत जो है वो चीन का ही एक भाग है। इवन 19 देखो, जब जब हम ना किताब में पीआरसी पढ़ेंगे तो पीआरसी का मतलब है पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना। ठीक है भाई, तो पीआरसी जब जब हम पढ़ेंगे तो क्या मतलब होगा उसका, पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना। तो भारत ने 1 जनवरी 1950 को चाइना के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय उसके अध्यक्ष थे माओ। माओ ने ना तिब्बत को चीन का एक अंग माना। तो भारत ने इस चीज़ पर चिंता व्यक्त करी, क्योंकि देखो भारत की चिंता क्या थी, भारत की चिंता ये थी कि अगर तिब्बत पर कंट्रोल चाइना का होता है तो फिर उसके बाद वो नेपाल पर भी कंट्रोल कर लेगा, धीरे धीरे फिर वो भारत की ओर भी बढ़ेगा, क्योंकि चीन तो एक विस्तारवादी हमेशा से देश रहा ही रहा है। तो ऐसे में भारत की चिंता थी ये। पीआरसी ने 1950 में हथियार के बल पर तिब्बत पर क्या कर लिया, कंट्रोल भी कर लिया। इसके बाद नेहरू ने इस चीज़ पर एक वार्ता करी और उस वार्ता का कोई सफल परिणाम नहीं रहा। इवन पता क्या हुआ,
तिब्बत के जो लोग थे वो यहाँ से ना भारत की शरण लेना चाहते हैं। तो वो एक, देखो इसे आसान से लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। मुद्दा पता क्या था? मुद्दा ये था कि 1949 में चीन आज़ाद होता है, 1950 में वो तिब्बत पर आक्रमण कर देता है। अब जब वो तिब्बत पर आक्रमण कर देता है तो तिब्बत को अपने कंट्रोल में कुछ ही घंटों में कर लेता है, और वैसे वो तिब्बत को अपना अनिवार्य भाग मानता था। 1959 में पता है चीन ने क्या करा? चीन ने तिब्बत के लोगों की संस्कृति, भाषा, इन सब पे बदलाव की बात कही। ऐसे में जो तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो भारी संख्या में अपने शिष्यों के साथ भारत में शरण ले ली। उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत ने उन्हें शरण दे भी दी। चाइना का ये कहना था कि भारत हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, वो हमारे लोगों को शरण दे रहा है, हमारे शत्रुओं को शरण दे रहा है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। ऐसे में चीन ने अपने मामलों में जो ये हस्तक्षेप माना भारत का, उसके तहत उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि अगर आप दलाई लामा को वापस कर देते हैं तो हमारी आपसे कोई लड़ाई है नहीं। लेकिन भारत ने इस मामले में एक अकचुल रखी। उसने क्या करा? उसने तिब्बती गुरु दलाई लामा को हमारे यहाँ शरण दे दी। परिणाम था क्या हुआ? भारत और चीन के बीच में संघर्ष अनिवार्य हो गया। इवन इतना ही नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर और लद्दाख के कई इलाकों पर न सिर्फ घुसपैठ करी, बल्कि उसके ऊपर अपना झंडा बुलंद कर दिया। परिणाम था दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद हुआ। 1962 में जो ये सीमा विवाद हुआ, इसके मद्देनज़र चीन ने कई क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल कर लिया और ये युद्ध भारत के पक्ष में नहीं रहा, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस युद्ध में भारत की पराजय हुई। तो ये मुद्दा है तिब्बत का मुद्दा। इसी मुद्दे को और आगे डिस्क्राइब यहाँ पर किया गया है सीमा मुद्दे से। तो भारत चीन के बीच में सीमा विवाद 20 अक्टूबर 1962 में होता है, और ये सीमा युद्ध से शुरू होता है। भारतीय पक्ष की हार होती है, क्योंकि पीआरसी ने, यानी कि पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना ने, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर में असम के मैदानों में लगभग 48 किलोमीटर तक भीतर धकेल दिया। 21 नवंबर तक ये एक तरफा संघर्ष चलता रहा, जिसमें भारत बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ, और नेहरू जी इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए, क्योंकि उन्हें यह था कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि 1954 में चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौतों पर साइन हुए थे। इस समझौते में ये बात थी कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो ये सिद्धांत था, इस सिद्धांत के तहत नेहरू जी को ये था कि कभी भी ना चीन हम पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन चीन के 1962 के आक्रमण से ये बात तो पक्का हो गई कि भारत अपनी विदेश नीति में बदलाव की जरूरत है, और चीन के प्रति उसे अपनी नीति में बदलाव करना ही होगा। इवन आगे चलकर चीन ने 1965 में पाकिस्तान का भी साथ दिया, जब भारत पाक युद्ध हुआ था। इसके अलावा पीआरसी ने भारत पर तिब्बत में खंपा विद्रोहियों की सहायता करने का आरोप लगाया। श्रीलंका ने भारतीय क्षेत्र से चीनी सैनिकों की वापसी के लिए मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभाई थी। भारत और चीन के बीच में कोलंबो में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे। 1967 में सिक्किम में सीमा विवाद को मतभेद मिला। इसके साथ साथ नाथुला दर्रे पर लड़ाई झगड़े हुए, जिसे चोला झड़प भी कहा जाता है। सितंबर 1967 में चीनी और भारतीय सेनाओं की नाथुला में भिड़ंत हो गई। 11 सितंबर को चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की उस टुकड़े पर गोली चला दी, जिसे एक इंजीनियरिंग कंपनी की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। नाथुला के उत्तरी हिस्से में बाड़ाबंदी की गई थी, और ये अगले 5 दिनों में और ज़्यादा बढ़ गई। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में भारी तोप और मोर्टार की गोलाबारी हुई। 62 भारतीय सैनिकों को शहीद होने की खबर मिली। इसके तुरंत बाद भारत चीन की सेना फिर से भिड़ गई। 1967 में चोलकांड में दोनों पक्षों ने भारी गोलाबारी करी, और दोनों ही पक्षों में कई लोगों की जानें गईं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, तो चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में था। ऐसे में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद के वर्षों में भारत और चीन दोनों ने आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में प्रगति करी है, और सीमा विवाद को कई बार आपसी बातचीत से हल करने की कोशिश की है। आगे चैप्टर में भारत और चीन के बीच में संवाद और समझौतों को दर्शाया गया है। तो भारत और चीन के बीच में कई बार समझौतों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन बात ये आ रही है वो सिर्फ कागजों पर हैं, उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा होगा कि कई कई वार्ताएं चली, बहुत लंबे समय तक वार्ताएं चली, और उनका अभी तक भी ना कोई हल, समाधान जो है स्थायी रूप से नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर कुछ समझौतों के बारे में बताया जाएगा जो भारत और चाइना के बीच में हुए हैं, जहाँ दोनों देश के नेता एक दूसरे देश की यात्रा करेंगे और विभिन्न समझौतों को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन इनका कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाएगा। तो भारत और पीआरसी के मुद्दे की शुरुआत तो नेहरू काल में हो जाती है। शुरुआत में हिंद चीन भाई भाई के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन 1962 के बाद मुद्दे कैसे रहे हैं, बात उसकी आती है। तो देखो, 1962 के बाद जब 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तो उन्होंने सोचा कि भारत और चीन के संबंधों को सुधारा जाए और उसे एक नए तरीके से आगे बढ़ाया जाए। 1978 में भारत के जो विदेश मंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये बीजिंग की यात्रा में जाते हैं और दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को फिर से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ 1980 में जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनती हैं,
तो वो भी वहाँ के आसपास के क्षेत्रों पर क्या करती हैं, सैनिक बलों की तैनाती को बढ़ावा देती हैं और भारत के जितने विवादित क्षेत्र हैं उनमें सड़क निर्माण को मंजूरी देती हैं ताकि चीनी सैनिक घाटी से आगे ना बढ़ पाएं। इतना ही नहीं, चाउ एन लाई की जो यात्रा हुई थी भारत में, उस यात्रा के मद्देनजर रखते हुए भारत ने भी लंबी लंबी वार्ताओं की पेशकश की। 1988 में जब राजीव गांधी जी पीएम बनते हैं तो चीन की यात्रा पर जाते हैं ताकि दोनों देशों के मध्य जो गर्माहट का दौर है उसे खत्म किया जा सके और दोनों पक्षों के बीच में व्यापारिक संबंधों को फिर से बढ़ावा दिया जा सके। मित्रता के आधार पर दोनों देश अपने आप को एक दूसरे से सहयोगी बनाए, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। दोनों पक्षों के विदेश मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत किया है और एक संयुक्त बैठक इसके लिए रखी है। इसके साथ साथ जो पीआरसी के प्रमुख थे एक बार ली पेंग, इन्होंने भी दिसंबर 1991 में भारत की यात्रा करी थी। 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने भी चीन की यात्रा करी थी ताकि दोनों देशों के बीच में संवाद की स्थिति बनी रहे। सीमा मुद्दों पर 6 दौरे की वार्ता चली, जहां 6 दौर की इस वार्ता में कोई भी निर्णय हालांकि नहीं निकल पाया। प्रधानमंत्री जब पीवी नरसिम्हा राव बने तो उन्होंने भी पर्यावरणीय मुद्दों पर, सीमा मुद्दों पर, रेडियो टेलीविजन प्रसारण संबंधित मुद्दों पर हस्ताक्षर करे और चीन की यात्रा भी करी। इतना ही नहीं, बीजिंग में जनवरी 1994 में यह घोषित किया गया कि कश्मीर मुद्दे का जो फैसला है वो संवाद के जरिए निकालना चाहिए। और इसके साथ साथ चीन ने यह भी कहा कि वो ना कश्मीर की स्वतंत्रता को विरोध करता है, कश्मीर को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि भारत पाकिस्तान को दोनों को मिलकर बातचीत से इसका निर्णय निकालना चाहिए। 1995 में नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। यह केंद्र चीनी गणराज्य के प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में कार्य करता है। 1998 की अगर बात की जाए तो भारत के जब परमाणु परीक्षण हुए, भारत एक परमाणु संपन्न देश बन गया। तो दोनों देशों के संबंध अपने निम्न स्तर पर पहुंच गए थे क्योंकि चीन चाहता ही नहीं था भारत कभी भी एटॉमिक पावर बन सके। यहाँ से संबंध बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण में आ गए क्योंकि भारत परमाणु क्लब में एंट्री ले लेता है। 2005 में दक्षेस की जो मीटिंग होती है, इसमें चीन को एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाता है। हालांकि सार्क के ज़्यादातर जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि चीन को भी इस संगठन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भारत इस संगठन में चीन को शामिल नहीं होने देना चाहता। अगर वो चाहता है कि चीन अगर इसमें शामिल हो गया तो वो इसमें से हट जाएगा। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर भी विचार किया गया है। इतने नहीं, 2006 में व्यापार के लिए नाथुला दर्रे को फिर से खोल दिया गया है क्योंकि नाथुला दर्रे के बंद होने के कारण जो नॉर्थ ईस्ट का व्यापार था उसके माध्यम से वो क्षेत्र अलग थलग से हो गए थे। तो नाथुला दर्रा खोलने से क्या हो गया है, अब फिर से व्यापारिक जो बाधाएं दूर हो गई हैं और व्यापार बड़े तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो की गई है उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर भारत को कर्जा मिल रहा है। उस कर्जे के माध्यम से भारत नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में विकास योजनाएं चला रहा है। हालांकि चीन इस राह में अड़ंगे लगाता है कि भारत को ये पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पैमाने पर एडीबी पर निर्भर है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पर निर्भर है, एशियाई विकास बैंक पर निर्भर है। 2012 में नई दिल्ली में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स ग्रुप का सम्मेलन हुआ, तो ऐसे में चीनी जो राष्ट्रपति थे हू जिनताओ ने भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि भारत चीन की मित्रता है वो विश्व में सबसे अच्छी मित्रता होनी चाहिए क्योंकि दोनों ही देश बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति हैं। 16 जून 2017 को ऐसे ही एक बातचीत का दौर चला जिसमें निर्माण वाहनों और सड़क निर्माण उपकरणों के साथ चीन सैनिकों ने डोकलाम में दक्षिण की ओर एक मौजूदा सड़क का विस्तार करना शुरू कर दिया, जिस पर चीन और भूटान दोनों का दावा है। यानी कि 2017 में एक मुद्दा ये उठता है कि चीनी लोग पता क्या कर रहे हैं, डोकलाम में सड़कों का निर्माण करते हैं, सड़कों के निर्माण की वजह से, और ये सड़क का निर्माण कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पर भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाओं का क्या है, समझौता है। ऐसे में चीन उस क्षेत्र को हड़पना चाहता है। परिणामतः क्या हुआ, परिणामतः ये हुआ कि भारतीय सैनिक भी हथियारों और बुलडोजर के माध्यम से वहाँ पर पहुंचे ताकि वो चीनी सैनिकों को वहाँ पर सड़क बनाने से रोक सकें। दोनों देशों में मतभेद होता है और इन मतभेदों के लिए एक लंबी लंबी वार्ताएं चलती हैं। हालांकि इन वार्ताओं का अभी तक भी कोई ठोस हल नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर दोनों देशों के बीच में संघर्ष चलते रहते हैं। दोनों देश के विदेश मंत्री एक दूसरे के देशों पर पलटवार करते रहते हैं, फिर भी संबंधों को अभी तक युद्ध के रूप में नहीं लिया गया है। 2017 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया कि चीनी सैनिकों ने स्वयं अपनी इच्छा से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की थी। अब ये बताओ, आप अपनी इच्छा से घुसपैठ नहीं करोगे तो किसकी इच्छा से करोगे? यानी कि आपके ऊपर कोई प्रेशर मार रहा है कि आप जाओ और वहाँ पर घुसपैठ कर लो और आपके अंदर दिमाग ही नहीं सोचने का और आप जा रहे हो घुसपैठ कर ले रहे हो। 21 जुलाई 2017 को सुषमा स्वराज जी ने भी कहा कि बातचीत के लिए भारत चीन दोनों को अपने सैनिकों को वापस लेना चाहिए, उसके बाद ही बातचीत होनी चाहिए। 2017 में सीमा गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच में एक आम सहमति बनी भी हुई थी, लेकिन फिर भी उस पर साइन नहीं हुए। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत और चीन के संबंध और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए क्योंकि चीन पाकिस्तान को फुल सपोर्ट देता है। अब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भारत चीन के आर्थिक संबंधों की। तो भारत चीन के अगर आर्थिक संबंधों की बात की जाए, व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो तनावपूर्ण संबंध भले ही रहे हों, लेकिन फिर भी आर्थिक संबंधों में गिरावट कभी नहीं हुई।
चीन और भारत में आर्थिक संबंध लगातार बढ़ते रहे। दोनों देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत तेज गति से बढ़ा है, लेकिन ये भारत के पक्ष में नहीं रहे। ये भारत के व्यापारिक घाटे में है, क्योंकि हम ना चीन से बड़े मात्रा में सामान को खरीदते हैं, बल्कि भारत से सामान चीन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं जाता। ऐसे में व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में नहीं रहता। जैसा कि यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हैं कि चीन भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापारी भागीदार बन गया है। 2011 में द्विपक्षीय व्यापार 73.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा था। इतना ही नहीं, 2016 में चीनी उत्पादों के लिए सातवां बड़ा निर्यात जो देश था वो भारत था। यानी कि चीन के लोग जो अपना एक्सपोर्ट करते हैं सामान का, उसमें से 7वें नंबर पर भारत आ रहा है। चीन के साथ भारत का 61 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है, और उससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि चीन से हम बड़ी मात्रा में कच्चे माल के लिए निर्भर हैं। दवाइयों के लिए कच्चा माल आ रहा है। खिलौनों का बाजार चीन का धीरे धीरे करके भारत में पूरी तरीके से कंट्रोल करता जा रहा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब तक हम लोग खुद चाइनीज सामान का बायकॉट नहीं करेंगे, तब तक उसका बाजार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास विकल्प भी नहीं है, तो ऐसे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। आगे चैप्टर में चीन की वन बेल्ट वन रूट योजना के बारे में बताया गया, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में बताया गया है। तो देखो, ये योजना ये है, इस योजना के माध्यम से चीन पता क्या कर रहा है, 60 से अधिक देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा दे रहा है। यानी कि सड़कों का निर्माण करवा रहा है, बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण करवा रहा है, विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टेशनों का निर्माण करवा रहा है, ताकि इन देशों के साथ वो कनेक्टिविटी को बढ़ा सके और अपने व्यापारिक भागीदारों को भी बढ़ावा दे सके। हालांकि भारत ये सोच रहा है कि इस योजना के माध्यम से क्या हो जाएगा, चीन धीरे धीरे करके छोटे छोटे देशों को अपने कर्जाल में फंसा लेगा और वहाँ पर धीरे धीरे पूरा कंट्रोल कर लेगा, और विश्व की एक महाशक्ति के रूप में बन जाएगा और इन देशों पर साम्राज्यवाद स्थापित कर लेगा। इसलिए भारत इसका विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ भारत, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी इसका विरोध कर रहा है। इसलिए क्वाड ग्रुप को भी बनाया गया है। हालांकि रूस भी नहीं चाहता कि चीन एक पावरफुल बने, लेकिन रूस के पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो रूस जो है वो चीन को सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि भारत को भी ना चीन के साथ इस योजना का हिस्सा हो जाना चाहिए, लेकिन भारत इस चीज़ पे सोच विचार कर रहा है, क्योंकि भारत अगर उसका हिस्सा बन गया तो भारत अपनी ना संप्रभुता खुद भी खुद खो देगा। आज हम बात करें तो रूस और तुर्की से लेकर ईरान और इराक तक, म्यांमार और थाईलैंड तक बड़े प्रभावशाली तरीके से चीन इन्वेस्टमेंट करता ही चला जा रहा है। एशिया में अगर 5 बिलियन लोग हैं तो उसमें से 3.5 बिलियन चीनी लोग नहीं है, 1.5 बिलियन लोग चीनी हैं। तो ऐसे में जो लोग चीनी लोग नहीं हैं, वो लोग चाहते भी नहीं है कि वो चीन की विचारधारा वाले विश्व पर रहें। तो इसी वजह से ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर बड़े मतभेद रहते हैं। चैप्टर में उतने विस्तार रूप से चीज़ों को नहीं बताया गया जितने विस्तार रूप से हमारी कल्पना है। चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताई गई हैं और इतने में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप किताब में पढ़ोगे तो किताब में भी यही लिखा है कि 2017 में अपने पहले सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सदी की परियोजना के रूप में घोषित किया है कि इस सेंचुरी की सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसमें 60 देशों में बुनियादी ढांचे को इन्वेस्टमेंट करेंगे और खरबों डॉलर का खर्चा करेंगे। BRI के प्रति चीन की जो नीति है वो बड़ी रक्षात्मक है और बड़ी आक्रामक है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा वस्तु आयातक होने के साथ साथ तैयार माल का निर्यातक देश बन चुका है, यानी कच्चा माल खरीदता है और निर्मित सामान बेचता है। चीन की कर्जाल की नीति है कि वो कर्जा देकर क्या कर रहा है, सड़कों का निर्माण कर रहा है, बड़े पैमाने पर बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, और फिर बदले में पता है क्या करता है, वो बदले में ये करता है कि उन देशों से कच्चा माल खरीदता है और उन देशों को मजबूरी में होकर उसे कच्चा माल देना पड़ता है, और वो निर्मित सामान क्या करते हैं, फिर चीन बना बना कर उसे बेचता है। यानी कि जो ब्रिटिश नीति थी, बिल्कुल इस तरीके से चीन भी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ें जो मैंने पहले से ही आपको बता दी है। चैप्टर में आगे सारांश है। चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आई हों, और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा अगर समय मिला तो एग्ज़ाम से पहले कुछ मेन हेडिंग बना के आपको टेलीग्राम पे नोट्स भी दे दिए जाएंगे। सारांश कुल मिलाकर यह है कि भारत और चीन के बीच में अप्रैल 1950 में राजनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है, और ये संबंधों की शुरुआत बड़ी सकारात्मक वे में होती है। हिंद चीन भाई भाई के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन 1962 में भारत और चीन के युद्ध की वजह से सारी चीज़ें पलट जाती हैं, और इसके बाद लगातार जो सीमाओं का विवाद रहा है, ये सीमाओं का विवाद बना हुआ है। हालांकि राजीव गांधी के कार्यकाल में और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल में लगातार भारत और चीन के संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी चीन का जो अड़ियल रुख है, उसकी जो साम्राज्यवादी सोच है, उसी की वजह से भारत और चीन के संबंध खराब होते जा रहे हैं। हालांकि भारत और चीन को अपने संबंध सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने चाहिए, ताकि वो एशिया में किसी बाहरी देश को घुसपैठ करने से रोक सकें। आई होप सो चीज़ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।